हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। तो हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारा पार्ट 3। अब हम पढ़ते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट मेथड, जो कि है एवोपोरेशन। नेक्स्ट मेथड ये किस चीज़ का है? सेपरेशन का। एवोपोरेशन क्या है ये समझने के लिए आपको एक्टिविटी 6 करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 6 में क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उस पानी में 2 चम्मच नमक ऐड कर देना है। फिर उसको अच्छे से मिलाना है। जब तक नमक उसमें अच्छे से मिल ना जाए, घुल ना जाए, तब तक उसे अच्छे से स्टिर करना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आप पानी के कलर में कोई भी चेंजेस नोटिस करेंगे? क्या आपको बीकर में नमक नज़र आएगा? नमक क्या है, हमारा सॉल्यूबल है, मतलब कि नमक पानी में घुल जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या हमें बीकर में सॉल्ट नज़र आएगा हमारे स्टिर करने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पानी में घुल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पानी में से नमक ऐड करना, नमक रिमूव करना है। पानी में से नमक को सेपरेट करना है। ये कैसे करेंगे? वो तो पानी में घुल गया बिल्कुल, ना तो वो छान के अलग हो सकता, ये ना विनोइंग ना थ्रेशिंग, कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर लीजिए वो अलग नहीं हो सकता। इवन वो फ़िल्टर पेपर से भी अलग नहीं हो सकता। तो आप क्या करें, चलिए देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम पानी और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, उस मेथड को कहते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या है? एवोपोरेशन क्या करता है, वो पानी को भाप में बदल देता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, उसी को कहते हैं एवोपोरेशन। पानी को भाप में बदलना इज कॉल्ड एवोपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपोरेशन। ये प्रोसेस यानी कि एवोपोरेशन जब भी हो सकता है जहाँ पर पानी मौजूद हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पानी पे ही वर्क करता है। ये हमारे नमक पे कोई असर नहीं करेगा, ये हमारा पानी पे असर करेगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। क्या, जिस बीकर में आपने पानी और नमक को ऐड करा है, आप उस बीकर को रख दीजिए हीट पे, ठीक है। जब आप उसको रख देंगे, आप उसमें वेट कीजिए उबाल आने का, पानी में उबाल आने का। जब वो पानी अच्छे से उबल जाए तो आप उसमें देखेंगे कि फिर आप नोटिस कीजिएगा कि बीकर में क्या बचा। जब पानी पूरी तरीके से भाप बन के उबल के भाप बन के उड़ जाए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा कि बीकर में क्या बचा। बीकर में हमें नमक मिलेगा। इसीलिए हम इस वाली एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए एवोपोरेशन मेथड का यूज़ करेंगे। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है नमक कहाँ से आता है? नमक हमें ऑफकोर्स सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है। समुद्र से हमें नमक कैसे मिलता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। समुद्र का जो पानी होता है वो, उसके अंदर काफ़ी सारे नमक मिले हुए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। सी वाटर खारा होता है, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमक मौजूद होता है। इसमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। जो सी वाटर में सिर्फ एक तरह का नहीं, कई तरह के सॉल्ट मिक्स होते हैं, जिसमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं, सी वाटर को एक अलग जगह पे एक साइड में शैलो पिट्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत सारा सी वाटर लेके एक अलग जगह पे इकट्ठा करके उसे वहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर जिसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है। सनलाइट पड़ती है यानी कि फिर गर्मी पड़ती है उस सी वाटर पे, और जो पानी है वो धीरे धीरे करके वाटर वेपर में बदल जाता है। पहले सी वाटर को एक साइड में इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, फिर उस पर सनलाइट की हीट पड़ती है और पानी धीरे धीरे करके वाटर वेपर में बदल जाता है थ्रू एवोपोरेशन। एवोपोरेशन के थ्रू जो हमने अभी पढ़ा, कुछ दिनों में वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब कि उस सी वाटर में से पूरी तरीके से वाटर उड़ जाता है, पानी गायब हो जाता है, और जो हमारा बचता है वो बचता है हमारे सॉलिड सॉल्ट्स, जो हमने एक्टिविटी 6 में देखा था। इसी तरीके से हम सॉल्ट को अलग करते हैं सी में से, ठीक है। वाटर एवोपरेट करके हमें मिल जाता है सॉलिड सॉल्ट। फिर उन जो हमें सॉलिड सॉल्ट्स मिले, मैंने बताया था ना कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं,
तो जो हमें सॉल्ट मिले हैं उसमें से अगर हमें वो सॉल्ट यूज़ करना है जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसको अलग करने के लिए और ज़्यादा प्योरीफिकेशंस होती हैं और ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करके फिर हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। ठीक है। यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब कि एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना सेपरेशन के लिए। हमने पढ़ा कि कुछ मेथड्स हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे मटेरियल्स या हमारा मिक्सचर इतना ज़्यादा सब्सटेंस उसमें होते हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए सिर्फ एक मेथड काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा, सॉल्ट में से, सी वाटर में से सॉल्ट निकालने के लिए हमने पहले एवोपरेशन किया, अब उस सॉल्ट में से कॉमन सॉल्ट निकालने के लिए हम और प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये वाला सिचुएशन थी ना। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं सेपरेशन के लिए। वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मैथड्स, ठीक है। अब वन ऑफ दिस मेथड्स मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 7। क्या करना है आपको, सैंड लेना है और सॉल्ट लेना है, मिट्टी लेनी है और नमक लेना है और दोनों को मिला देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या अब आप उसको अलग कर पाएंगे, हाउ विल यू सेपरेट दिस, आप उसको कैसे अलग करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी एबल प्रैक्टिकली मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस, हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम हाथों से बीन बीन के अलग करना चाहें तो ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें या तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हमारी सैंड सॉल्ट में मिल सकती है। हैंड पिकिंग तो हम कर नहीं सकते। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या कीजिए, उस मिक्सचर को एक बीकर में डाल दीजिए, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। फिर उस बीकर को साइड में रख दीजिए, ठीक है। क्या आपको उस बीकर के बॉटम में कुछ नज़र आया है, उस बीकर के बॉटम में क्या इकट्ठी हो गई, सैंड, ठीक है। यह हमने पढ़ा था, हैवियर मटेरियल हमारे वेसल के बॉटम में चला जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि सैंड हमारे बीकर के बॉटम में चली गई, बीकर के तले में चली गई। तो अब आप पानी में से मिट्टी को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो ऑलरेडी तले में पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे, पानी को हल्के हल्के से निकाल लेंगे, जिसकी वजह से पानी से मिट्टी अलग हो जाएगी। और पानी को मिट्टी में से निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है डिसेंटेशन, जो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिसेंटेशन या फिल्ट्रेशन, कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम मिट्टी को पानी में से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने पानी अलग किया, जो हमने डिसेंटेंट लिक्विड, डिसेंटेंट मतलब डिसेंटेशन प्रोसेस करने के बाद जो हमें लिक्विड मिला उसे बोलते हैं डिसेंटेड लिक्विड। जो हमें लिक्विड मिला उसमें सिर्फ पानी ही है या उसमें कुछ और भी है, क्या मतलब, मतलब ये कि हमने नमक, मिट्टी और पानी, तीन सब्सटेंस डाले, 3 कंपोनेंट डाले थे बीकर में। अभी हमें मिट्टी मिल गई अलग से, दूसरे में हमें कोई लिक्विड मिल गया, तो हमारा नमक किधर गया, हमारा नमक क्या है, नमक सॉल्यूबल है वाटर में, यानी कि वो पानी में घुल गया, यानी कि जो हमें लिक्विड मिला है उसी में हमारा नमक मौजूद है। अब हम उस लिक्विड में से नमक को कैसे अलग करेंगे। डू यू थिंक दिस मिक्सचर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, क्या आपको लगता है उस पानी में नमक मिला हुआ है जो हमने सबसे पहले ऐड किया था। ऑफकोर्स नहीं, तो हमारा नमक गायब थोड़ी हो जाएगा, उस पानी में नमक मिला हुआ है। अब उस नमक को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो अब उस डिसेंडेंट लिक्विड में से पानी को और नमक को अलग करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए आप क्या कीजिए, जो आपका डिसेंडेंट लिक्विड है उसको एक केटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। केटल मतलब कि केतली, इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसका जो ढक्कन है उसको लगा दीजिए। फिर उसके बाद उस केतली को आप आँच उस गैस पर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। केतली को गर्म कीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आपको उस केटल के इस वाले एरिया में से धुआं निकलता हुआ नज़र आए, उस वक्त आप क्या कीजिए, एक प्लेट लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी आइस डालिए, बर्फ़ डालिए, ठीक है। मेटल की प्लेट होनी चाहिए, मेटल की प्लेट लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ डालिए और उस प्लेट को बिल्कुल जहाँ से धुआं आ रहा है ना
उसके ऊपर रखिए, उसके ऊपर पकड़िए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ से धुआं आ रहा है, इसी के ऊपर इन्होंने एक मेटल की प्लेट पकड़ रखी है जिसके ऊपर आइस रखी हुई है। ऐसा ही आपको करना है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। जितना भी पानी है उसे उबलने दीजिए, ठीक है। जब फिर आप क्या नोटिस करेंगे कि जब स्टीम यानी कि धुआं मेटल प्लेट जो कि ठंडी हुई पड़ी है बिल्कुल बर्फ़ की वजह से, उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगी, कंडेंस हो जाएगी, और वो धुआं कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड वाटर की फॉर्म ले लेगा। जो धुआं या जो भाप केटल में से निकल रही है उसके ऊपर आपने मेटल की प्लेट रख रखी है जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ा है, मतलब कि मेटल की प्लेट बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब जब वो भाप जब वो भाप उस मेटल की प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी और एक लिक्विड वाटर की फॉर्म ले लेगी, ठीक है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस प्लेट में से पानी की कुछ बूंदें गिरते हुए देखेंगे, वाटर ड्रॉप्स देखेंगे प्लेट पे से गिरते हुए। ये क्यों होता है? ये होता है कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। स्टीम का कंडेंसेशन हो गया, इसलिए जो स्टीम थी वो वाटर की फॉर्म में आके प्लेट पे से गिर रही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जो वाटर वेपर को बदल देता है उसकी लिक्विड फॉर्म में, उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। ऑलराइट, कंडेंसेशन मीन्स वाटर वेपर को लिक्विड में बदलना। इसी का अपोजिट होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन मीन्स वाटर को वेपर में बदलना, ठीक है, यानी कि लिक्विड को वेपर में बदलना। अब याद रहेगा आपको कंडेंसेशन क्या है और एवोपरेशन क्या है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, दोनों को याद रखिएगा अलग अलग, ठीक है। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब दूध बिल्कुल उबलाई हो उसके ऊपर की जो ढकी हुई प्लेट होती है उस पर से भी कुछ पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है और वाटर वेपर किस में बदल जाता है, लिक्विड में। ऐसे इसलिए होता है, ठीक है। अब जब आप ऐसा कुछ कर लेंगे, इतना सारा आपने कर लिया, आपको अब केटल में क्या बचा? पानी तो एवोपरेट हो गया, पानी तो उड़ गया भाप बन के। अब केटल में क्या बचा? अब जो केटल में बचा ऑब्वियसली वो हमारा नमक है। We have the separated sand, salt and water using process of descentation, filtration, evaporation and condensation. हमने सॉल्ट, सैंड और पानी के मिक्सचर को अलग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए? हमने यूज़ किया डिसेंटेशन मतलब पानी को थोड़ा सा वेसल को टेढ़ा करके पानी निकालना जिसकी वजह से हमें मिट्टी मिली थी, या फिर फिल्ट्रेशन, पानी को छान लेना जिसकी वजह से पानी और मिट्टी अलग हो जाती है। फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन मतलब कि पानी को भाप बना के उड़ाना जिससे मिट्टी अलग हो जाती है, वो जिससे हमें नमक मिल जाता है। एंड कंडेंसेशन मतलब कि जो हमारा पानी भाप बन के उड़ा था उसको वापस से पानी में बदल लेना। ये सारे प्रोसेस हमने यूज़ किए इस मिक्सचर को अलग करने के लिए। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा सेपरेटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब पहेली ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। पहेली ने क्या किया कि पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? Okay. पहेली ने यही प्रॉब्लम फेस की। पहेली ने सॉल्ट में थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दी, फिर उसने क्या किया, इसको सेपरेट करने के लिए जो हमने अभी अभी एक्टिविटी करी है उसने यही एक्टिविटी करी। लेकिन जब उसने ये एक्टिविटी ट्राई करी, व्हेन शी ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, उसने देखा कि जितना ऐड हुआ था सॉल्ट सैंड में
उसके थोड़ी ही अमाउंट में उसे सॉल्ट मिला। ऐसा क्यों? बाकी का किधर गया? कुछ गलत कर दिया क्या उसने? चलिए ये तो पता करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। जितना हमने नमक ऐड किया था हमें पूरा का पूरा क्यों नहीं मिला, उसकी थोड़ी सी अमाउंट ही क्यों मिली। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी अपने अंदर कोई भी सब्सटेंस की कितनी भी अमाउंट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कई सारे सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फॉर्म अ सॉल्यूशन, वी से डैट दिस सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। वॉट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? क्या हो अगर हम वाटर की क्वांटिटी तो फिक्स ले लें, लेकिन उस फिक्स्ड वाटर क्वांटिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस ऐड करते रहें। सपोज़ हमने 1 गिलास पानी ले लिया, अब हमें सॉल्ट सॉल्यूबल सब्सटेंस है, हम उस 1 गिलास पानी में ही बहुत सारा नमक ऐड करते जाएं, बहुत सारा नमक ऐड करते जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये पता करने के लिए हमें एक और एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी 8, इसमें क्या है? यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आपको चाहिए एक बीकर या फिर एक छोटा सा पैन या बर्तन, 1 स्पून, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। पहले आप अपनी सामग्रियाँ ले आएँ ठीक है, ये 4 चीज़ें आप ले आएँ। अब आप क्या कीजिए, बीकर में आधा कप पानी डालिए, 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट। अब उसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दीजिए, फिर उसको अच्छे से मिलाइए। जब तक मिलाइए जब तक सॉल्ट अच्छे से उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए पानी में। जब आप ऐसा कर लें उसके बाद आप दोबारा 1 चम्मच भर के उसमें नमक ऐड कर दीजिए और फिर उसे मिलाइए। ठीक है, और ऐसा आप करते रहिए, उसमें नमक ऐड करते रहिए स्पून फुल और उसको मिलाते रहिए। ठीक है, ऐसा करते रहेंगे तो आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब आप ऐसा करेंगे उसमें आप काफ़ी ज़्यादा नमक ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ नमक पानी में घुल नहीं रहा है, बल्कि वो बीकर के बॉटम में जाके बैठ रहा है। ऐसा क्यों? अगर आपने ऐसा देखा, इसका ये मतलब हुआ कि अब और ज़्यादा नमक उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उस पानी में और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू सैचुरेटेड। अब वो सॉल्यूशन कहला रहा है सैचुरेटेड। मतलब कि जब सॉल्यूशन में जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना तो वो कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, लेकिन अगर आप उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसमें सब्सटेंस डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो सब्सटेंस बॉटम में जाके बैठ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेटेड। अंडरस्टूड? सो नाउ वी गॉट हिंट कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहेली ने इतना सारा नमक ऐड किया बट उसे मिला सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितने अमाउंट में जितनी क्वांटिटी में उसने नमक ऐड किया होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट बचा हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब कि उसमें जितना पानी अपने अंदर सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। फिर उसके अंदर जब वो कैपेबिलिटी नहीं होती तो जितना भी भले ही कोई भी सॉल्यूबल सब्सटेंस हो वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाता और वो किसी भी वेसल या बीकर के बॉटम में जाके बैठ जाता है। वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट था वो मिट्टी के साथ मिलकर बॉटम में जाके बैठ गया होगा, इसीलिए उसको पानी को जब उसने एवोपरेट किया या जो भी किया उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट में ही सॉल्ट मिला। तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है ज़्यादा पानी लेकर। ठीक है, अगर वो ज़्यादा पानी ले और उसमें अपना मिक्सचर ऐड करे तो शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अगर ऐसा हो कि उसके पास इतना पानी जितना चाहिए उतना अवेलेबल ही ना हो, तब वो क्या करे? इस सिचुएशन में कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपना
जिससे वो अपना सॉल्ट पा सकती है, जिससे वो अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व करके फिर उस सॉल्ट को एवोपरेट करके पा सकती है। क्या कोई ऐसा तरीका है? इसके लिए हम एक्टिविटी 9 कहते हैं और पहेली की हेल्प कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9 में क्या है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है बीकर में और उसमें नमक मिलाइए। जब तक मिलाइए जब तक कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, मतलब कि जब तक मिलाइए जब तक पानी जितना हो सके अपने अंदर नमक ऐड कर ले और बाकी जितना वो नहीं कर पा रहा उसको अपने बीकर के बॉटम में ना छोड़ दे, तब तक उसको मिलाइए जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब आप क्या कीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में नमक उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालिए और उस बीकर को गर्म कीजिए। नाउ व्हाट डू यू फाइंड, जब आपने ऐसा करा तो आपको क्या मिला? जो हमारा अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट था जो बीकर के बॉटम में जाके बैठ गया था, उसके साथ क्या हुआ? क्या वो पानी में मिल गया अब? अगर हाँ, तो क्या हम इसी तरह बाकी का नमक भी पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं? ये आप करिए। ठीक है, और अपनी ऑब्जर्वेशन को साइड में नोट कर लीजिए। अब जो आपका सॉल्यूशन है उसको ठंडा होने दीजिए। जो आपका गर्म सॉल्यूशन है ना, उसको ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपियर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? क्या अब आपको नमक दिख रहा है बीकर के बॉटम में? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हम काफ़ी सारी अमाउंट में नमक जो है उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं पानी में, भले ही वो सैचुरेटेड हो गया हो बाय हीटिंग। पानी को गर्म करते रहिए, उसमें नमक ऐड करते रहिए, पानी को गर्म करते रहिए, उसमें नमक ऐड करते रहिए। ऐसे करके आप कितनी ही अमाउंट में नमक उसमें ऐड कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से पहेली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ऑलराइट, क्या पानी अलग अलग सॉल्युबल सब्सटेंस को इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व करता है? मतलब कि क्या पानी को सैचुरेट करने के लिए हमें कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस ले लें, इक्वल अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा? ये फाइंड आउट करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में क्या है, आपको 2 ग्लास लेने हैं, उसमें आधा आधा कप पानी डालना है दोनों में। उसके बाद उसमें से एक गिलास में आप 1 चम्मच भर के नमक डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए जब तक वो नमक डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक है, ऐसा करिए और आप ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि वो सॉल्यूशन सैचुरेट सॉल्यूशन ना बन जाए। जब वो सॉल्यूशन सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाए उसके बाद आप अपने नंबर्स ऑफ स्पून्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। मतलब कि आपने कितने स्पून ऑफ सॉल्ट उस मिक्सचर में ऐड किए, वो आप इस टेबल 5.5 में फिल कर लीजिए। ठीक है, यही चीज़ आप शुगर के साथ कीजिए और उसका रिकॉर्ड रखिए, शुगर का रिकॉर्ड रखिए। आप चाहें तो कोई और सॉल्युबल सब्सटेंस भी लेकर उसके साथ भी ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी टेबल में देखिएगा 5.2 में कि आपको उसमें क्या दिखा। डू यू फाइंड दैट वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स? क्या आपने देखा कि पानी अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग क्वांटिटी में डिज़ोल्व करता है? पानी जो है अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग क्वांटिटी में डिज़ोल्व करता है। ठीक है, ये आपको नोटिस करना है और उसके बाद टेबल 5.5 को देख के नोटिस करके जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑल राइट, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। अभी तक हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, यानी कि सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए। इसमें से कुछ मेथड्स इस चैप्टर में जो मेथड्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ मेथड्स साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, साइंस लैब में भी कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एवोपरेशन यूज़ करते हैं साइंस लैब में। ठीक है, मोस्टली एवोपरेशन यूज़ करते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. मतलब हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन तैयार होता है किसी भी लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व करके। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है।
A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. एक solution saturated जब कहलाता है जब वो अपने अंदर ज़्यादा substance को dissolve नहीं कर सकता, और ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं कर सकता। जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उसने उतना किया, बट अब वो उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? उस टाइम पे वो सॉल्यूशन कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल स्टडी विद तूबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हैं आपके कुछ कीवर्ड्स जिनके मीनिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एंड ओवरऑल समरी। नाउ हेयर इज़ योर चैप्टर फिनिश। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।